Hello everyone, welcome back. So in today's video session, we will discuss about fertilization in mammals. So continuing the yesterday's topic, last video lecture में हमने discuss किया था fertilization in sea urchin. Okay, so continuing that lecture, आज हम लोग discuss करेंगे fertilization in mammals. Okay, so let's start fertilization in mammals. So before starting this topic, कल हमने डिस्कस किया था कि सी अर्शन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड सी अर्शन में फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर डिस्कसिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन मैमल्स you have to know what is the difference between the fertilization process in sea urchin and mammals. Okay, तो sea urchin के fertilization में yesterday हमने देखा था sea urchin का जो fertilization है that is external. In sea urchin this fertilization process is external. External fertilization. External fertilization. The process of fertilization is external insertion. That means fertilization takes place outside the body. Outside the body. That means in the external environment. In external environment. But when we talk about the fertilization in mammals, the fertilization in mammals is internal. That means inside the body. In the female reproductive tract. So this is the one major difference between the sea urchin and mammalian fertilization. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ हमने चैलेंजेस डिस्कस किए थे और कैसे सी अर्चिन उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या मैकेनिज्म सी अर्चिन जो है वो इवॉल्व करते हैं. हमने देखा था कि स्पीसीज स्पेसिफिक अट्रैक्शन होता है रिसेप्ट मॉलिक्यूल के थ्रू और स्पीसीज स्पेसिफिक रिकग्निशन होता है बाइंडिन और बाइंडिन रिसेप्टर्स के बीच में. तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं सी अर्चिन का, क्योंकि सी अर्चिन का जो फर्टिलाइजेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्रीवियस ईयर इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए, खास करके सी अर्चन का जो फर्टिलाइजेशन उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैमलियन फर्टिलाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट सी अर्चन पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सी अर्चन के फर्टिलाइजेशन को भी आप अच्छे से करिए. ठीक है, मैमल्स पे भी 4 मार्कर्स में 2 मार्कर्स में क्वेश्चन पूछे गए, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर अब क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको सी अर्चन में उसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं. किसी से स्पेसिफिक अट्रैक्शन होता है स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए द सी अर्चिन एग रिलीजेस सम कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल एंड दैट कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ one species of sea urchin is reset. The reset attracts the sperm of the same species toward the egg. Okay, mammals के केस में the fertilization is internal. यहाँ पर ये species specific recognition की इतनी importance नहीं होती. यहाँ पे भी species specific binding होती है, बट वो इतनी absolute नहीं होती जितनी वो sea urchin के केस में होती है. Okay. Now the second difference is meiosis. हमने एक चीज और डिस्कस की थी इन द यस्टरडेज लेक्चर. सी अर्चिन का जो फर्टिलाइजेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सी अर्चिन का जो एग है, सी अर्चिन एग से जो रीसेक्ट रिलीज होता है और ये रीसेक्ट क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है स्पर्म को टुवर्ड द एग. और ये रीसेक्ट जो है वो कब रिलीज होता है, रिलीज्ड व्हेन egg completes second
meiotic division, ठीक है, एग कंप्लीट सेकेंड meiotic division. तो रीसेट मॉलिक्यूल, तो यू कैन से इस सी अर्शिन का जो एग है वो अपना meiotic डिवीजन फर्टिलाइजेशन के पहले कंप्लीट करता है, क्योंकि जब तक ये meiotic डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा तब तक रीसेट रिलीज नहीं होगा, और जब तक रीसेट रिलीज नहीं होगा स्पर्म विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट एंड फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस. So that is why you can say कि यहाँ पर meiosis जो है in case of sea urchin, meiosis second meiotic division is complete before fertilization. Okay, so you can say sea urchins egg complete second meiotic division before fertilization. Okay, अगर हम मैमल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मैमल्स के केस में फर्टिलाइजेशन जो होता है, एग जो होती है, एग completes egg completes second meiotic division after fertilization. ठीक है, सेकेंड meiotic डिवीजन यहाँ पर मैमल्स के केस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब स्पर्म एंट्री होती है एग के थ्रू, एग में जब स्पर्म की एंट्री होती है उसके बाद स्पर्म विल ट्रिगर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड meiotic डिवीजन इन मैमेलियन एग. बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पहले ही सेकेंड meiotic डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है एग लेयर्स का, कवरेंस ऑफ एग. ठीक है, कि एग के हम अगर लेयर्स की बात करें तो हमने फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन का लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि सी अर्चिन का एग कैसा होता है और मैमेलियन एग कैसा होता है. सी अर्चिन के एग में दोनों में सबसे इंटरनल लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. देन द आउटसाइड लेयर, द लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट. So in case of sea urchin, this is vitelline membrane, and in case of mammal, it is zona pallidolida. And when we talk about the outermost layer in case of sea urchin and outermost layer in case of mammals, so this is also different. Why it is different? This outermost layer in case of mammals is called cumulus sporosus, simply cumulus या फिर corona radiata. ओके, कोरोना रेडिएट एक्चुअल में होता क्या था, दिस क्यूमुलस स्पोरस मेम्ब्रेन जो किसके कांटेक्ट में होती है, जोना पैलिसोडा के, दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा. तो सिंपली इसको हम क्यूमुलस क्यूमुलस स्पोरस और क्यूमुलस. बट इन केस ऑफ दिस सी अर्चिन इज दिस इज कॉल्ड एग जेली और जेली कोट. ओके, इंटरनल मेम्ब्रेन इज सेम, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बाकी लेयर्स यहाँ पे डिफरेंट होती हैं. नाउ द फोर्थ डिफरेंस इज एक्रोसोमल रिएक्शन. एक्रोसोमल रिएक्शन, तो अगर हम एक्रोसोमल रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, यू कैन सी, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. एक्रोसोमल रिएक्शन पे, कॉर्टिकल रिएक्शन पे आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पहले हमने डिस्कस कर लिया है कल कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है. ओके, एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब क्या है कि द स्पर्म हेड contains, so this you have the nucleus here, and here you have the actin molecule, and then you have this this acrosome. This is the acrosomal vesicle, and this is the sperm plasma membrane. So this is the sperm membrane, cell membrane, and this is acrosome. This is actin, and this is the nucleus of a sperm. So this is basically, this is the structure of a sperm head.
दिस इज द एक्रोसोम मॉलिक्यूल, एक्रोसोमल वेसिकल होता है, कहाँ से डिराइव होता है ये, गोल्गी से डिराइव होता है, ओके। एंड दिस एक्रोसोमल वेसिकल फ्यूजेस विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो इस स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है और अपने कंटेंट को बाहर रिलीज करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो कल हमने डिस्कस किया था एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है। अब अगर इस एक्रोसोमल रिएक्शन के डिफरेंस की बात करें तो मैमल और सी अर्चिन के एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ओके। तो एक्रोसोमल रिएक्शन हमने कल डिस्कस किया था कि सी अर्चिन में कैसे होता है। ये कब होता है, occurs occurs upon contact with contact with egg jelly, ठीक है। और मैमल्स के केस में कैसे होती है ऑटोसोमल रिएक्शन, ओनली sperm has bound to zona pellucida, ओके। अब देखते हैं क्या है ये डिफरेंस। हम अगर मैमल्स के केस में बात करें तो एक्रोसोमल रिएक्शन कब होती है, ओनली आफ्टर स्पर्म हैज बाउंड टू zona pellucida। तो कल हमने सी अर्चिन के केस में डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे सी अर्चिन में कब होती है एक्रोसोमल रिएक्शन, occurs upon contact with the egg jelly। किसका कॉन्टैक्ट, सपोज दिस इज द sperm egg and this is the jelly, egg jelly, and here we have the sperm head। तो ये जो एग जेली का जब कांटेक्ट होता है स्पर्म हेड के साथ, सो दिस इज स्पर्म हेड, स्पर्म हेड, और ये है एग जेली, आउटर लेयर सी अर्चिन के केस में आउटर मोस्ट। एग जेली का जब कांटेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। इसकी प्रोसेस कल हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आयन चैनल्स ओपन होते हैं स्पर्म हेड में, ठीक है। कैल्शियम आयंस का फ्लो होता है, सोडियम आयंस का फ्लो होता है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो कैल्शियम आयन का जो एलिवेटेड जो कैल्शियम लेवल होता है यहाँ पर, इंक्रीज कैल्शियम लेवल, और बेसिक जो साइटोप्लाज्म होता है पीएच इंक्रीज होता है स्पर्म हेड के अंदर। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं इनके रिस्पॉन्स में एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। एक्रोसोमल वेसिकल स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर कंटेंट्स को बाहर रिलीज करता है, ओके। तो ये कैसे होता है, सी अर्चिन के केस में एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होती है, एग जेली यानी कि जो एग है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर एग जेली, जब वो स्पर्म हेड से कांटेक्ट होता है स्पर्म हेड और एग जेली के बीच में, तो कैल्शियम आयन का फ्लो होता है, सोडियम आयन का फ्लो होता है, हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो साइटोप्लाज्म बेसिक होता है, हाई पीएच इंक्रीज होना और कैल्शियम का एलिवेट होना, ये ट्रिगर करता है एक्रोसोमल रिएक्शन। लेकिन अगर हम मैमल्स के केस में बात करें तो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कब होता है एक्रोसोमल रिएक्शन, जब स्पर्म जोना पेलोसिडा से बाइंड करता है। जोना पेलोसिडा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम मेमेलियन की बात करें तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर होता है आपका जोना पेलोसिडा, और उसके भी बाहर प्रेजेंट होता है क्यूमुलस उफोरस या कोरोना रेडिएटा। तो सेकेंड जो लेयर होती है उसके कांटेक्ट में आने पे जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में जोना पेलोसिडा से पहले बाइंडिंग होगी और फिर उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, आउटर मोस्ट जो लेयर है सी अर्चिन के केस में एग जेली, उसके कांटेक्ट में आने पे ही यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाती है। यानी पहले एक्रोसोमल रिएक्शन होगी और उसके बाद जो एग जेली के अंदर जो मेम्ब्रेन है विटेलाइन मेम्ब्रेन, यहाँ पे विटेलाइन मेम्ब्रेन किसके एनालॉगस है, जोना पेलोसिडा के, ठीक है। तो क्लियर है कि किस तरीके से यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन जो सेकेंड लेयर होती है इट इज इक्विवेलेंट टू जोना पेलोसोडा इन मैमल्स। तो यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन से बाइंडिंग की जरूरत नहीं है क्रोमोसोमल रिएक्शन के लिए, पहले क्रोमोसोमल रिएक्शन हो जाएगी सी अर्चिन के केस में और फिर वो विटेलाइन मेम्ब्रेन से द स्पर्म विल बाइंड। बट यहाँ पर मैमल्स के केस में द स्पर्म विल बाइंड टू द जोना पेलोसोडा फर्स्ट, द सेकेंड लेयर, and then the chromosomal reaction will take place, okay। So this is the difference in the acrosomal reaction in case of sea urchin and mammals, okay। So these are the major differences between the fertilization in sea urchin and fertilization in mammals, okay। So you have to
remember these differences. यहाँ पे sea urchin में egg layers, now you can say plasma membrane, then vitelline membrane, then egg jelly. और mammals के केस में जो layers हैं वो कौन सी होंगी? layers of egg, plasma membrane, then zona pellucida, and then cumulus oophorus, corona radiata. Okay, now we can start the process of okay, so now we can start the topic, actually how the fertilization takes place. Okay, so this is a representation of the generalized fertilization in case of mammals. कल कुछ डायग्राम्स हमने कल भी फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन में डिस्कस किया था, और इसके पहले भी जो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन में और मैमल्स में कैसे होता है. तो encyclopedia say I have taken this diagram, you can understand with the help of this diagram. So first step is, we know कि first step क्या होता है in case of this process. Contact of sperm with egg. यहाँ पे इस डायग्राम में one more thing I will have to add. Okay, what is that? जोना पेलोसोडा के बाहर जो है एक और लेयर प्रेजेंट होती है, and that layer is called the cumulus. Okay, that layer is called the cumulus. So here we have another layer called cumulus or cumulus oophorus, corona radiata. So you can see three layers in the egg. So this is egg, and the innermost layer is the egg's plasma membrane. You can see this is the plasma membrane of egg. Okay, so this is the innermost layer is the plasma membrane, and then you can see this layer, this thick layer is the zona pellucida, and then outside this layer we have this cumulus oophorus. Okay, cumulus oophorus. So when we talk about the process of fertilization in mammals, you have to remember one thing. Wait a minute, you have to remember one thing. In case of fertilization in mammals, in mammals in mammals fertilization is always preceded by capacitation in which sperms attain the ability to fertilize ovum. Okay, so what is this? You have to remember one thing, before fertilization, in case of mammals, the sperm undergoes a process of capacitation. Okay, and what happens during the capacitation, this I will cover in the separate video. कैपेसिटेशन पे भी CSIR नेट में आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, 2 मार्कर्स में भी और 4 मार्कर्स में भी कैपेसिटेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन. तो फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज प्रेसीडेड बाय कैपेसिटेशन. इसका क्या मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा? कैपेसिटेशन. और कैपेसिटेशन में होगा क्या? द स्पर्म विल अटेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम. ओके, एंड फॉर दिस sperm has to remain in female reproductive tract.
for some time. The sperm has to remain in the female reproductive tract for some time. एंड इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है और परमिएबिलिटी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल change and sperm will acquire the ability to fertilize the ovum. ठीक है, तो अभी you have to just remember this कि before fertilization in case of mammals a process called capacitation will take place, and during the process of capacitation sperm will achieve the ability to fertilize the ovum, and for capacitation the sperm has to remain in the female reproductive tract for some time, and during this process of capacitation fluidity and permeability of the sperm plasma membrane will change. तो ये fluidity permeability क्यों change होगी, आगे चल के एक्चुअल में होने क्या वाला है, this is sperm and this sperm has to cross this egg. Okay, so these three layers are present. This is egg and this is sperm head. Okay, so these three layers are there in the egg. This is cumulus, this is the zona pellucida, and this is the plasma membrane. This is the cumulus. So sperm has to penetrate all these three layers. So in order to penetrate these three layers of egg, the sperm will achieve the some change in the fluidity. This is the sperm plasma membrane. ये जो प्लाज्मा कैपेसिटेशन की प्रोसेस में होगा क्या, इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी परमिबिलिटी चेंज होगी. फ्लूइडिटी परमिबिलिटी चेंज क्यों होगी, क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ आयंस का फ्लो होगा अंदर की तरफ, कुछ आयंस बाहर की तरफ फ्लो करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये फ्लूइडिटी और परमिबिलिटी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्पर्म की उसकी चेंज होगी, एंड फॉर दैट कैपेसिटेशन will take place before fertilization. Now जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है, why it is all important, because only a capacitated sperm can penetrate the coronary data or cumulus oophorus. चलिए तो पहले इस समरी को देखते हैं, then we will discuss the step by step process. The first step is sperm makes contact with the egg. So in case of um, fertilization in mammals, the first layer is the corona radiata. So corona radiata is the outer layer which is there in the diagram. Corona radiata तो first जो barrier है sperm के लिए, that is the corona radiata, and after that, after penetrating the first layer, and remember this, only capacitated sperm can penetrate the cumulus layer, the outermost layer. Okay, after penetrating the first layer, the sperm will make contact with the zona pellucida. This thick matrix, you can say this is the thick glycoprotein matrix. Now we discussed, अभी हमने डिस्कस किया कि एक्रोसोमल जो रिएक्शन है वो मैमल्स के केस में कब होती है, ओनली आफ्टर स्पर्म हैज बाउंड टू जोना पेलोसिडा. जब स्पर्म की बाइंडिंग हो जाएगी जोना पेलोसिडा से तभी इंटरेक्शन होगा. यहाँ पर बाइंडिंग हो गई, स्पर्म हैज ऑलरेडी बाउंड with this zona pellucida, and then the acrosomal reaction will take place. Acrosome reacts with the zona pellucida. You can see over here कि यहाँ पर second step में these acrosomal granules are being released, और ये acrosomal granules क्या करते हैं, these are hydrolytic, acrosomal granules contain the hydrolytic enzymes. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इस जोना पेलोसिडा लेयर में होल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू दिस this sperm can enter inside this zona pellucida layer. With the third step, you can see the acrosome reacts with the perivitelline space. Now, what is the perivitelline space? Zona pellucida और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बीच की स्पेस होती है, this space is called the perivitelline space. तो एक्रोसोम जो है एक होल यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू एक होल क्रिएट होता है जिसके थ्रू दिस स्पर्म हेड दिस विल पेनिट्रेट द जोना पेलोसिडा एंड इट विल रीच द इनर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड देन यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. विद द हेल्प ऑफ दोज रिसेप्टर्स द this sperm plasma membrane will interact with the egg plasma membrane. Okay, here you can see the cortical granules. We will discuss today what are these cortical granules और इनका क्या रोल है cortical granules का specifically. Fourth step is now the sperm plasma membrane
has reached the egg plasma membrane. Now the plasma membrane is formed and egg will fuse. यहाँ पर अब क्या होगा, fusion होगा, the sperm plasma membrane and the egg plasma membrane, they will fuse together, you can see, and the sperm nucleus will be sperm nucleus, sperm which is called sperm pronucleus will be released into the egg cytoplasm. The egg cytoplasm it will be released. ठीक है, ओके चलिए तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये किसके साथ फ्यूज होंगे, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, विच रेंडर्स द विटेलाइन लेयर इनपेनिट्रेबल टू फॉर्म। यहाँ पे विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है सी अर्जन के केस में होती है, यहाँ पर ये इस डायग्राम में दोनों ही चीज एक साथ मेंशन की है, बट विटेलाइन लेयर इज प्रेजेंट, विटेलाइन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ सी अर्जन। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस। ओके तो फर्स्ट बैरियर इन केस ऑफ the first barrier for plasma membrane is the corona radiata or cumulus oophorus. So step by step we will discuss. First is okay. The first barrier is the penetration of first barrier by sperm. So how the sperm will penetrate the first barrier? Barrier मतलब egg की covering. Okay. तो कैसे इस बैरियर को पेनिट्रेट करेगा? तो हमने देखा है कि किस तरीके से mammalian egg में this is the plasma membrane and you can see this is the zona pellucida and then the outermost layer you have is the corona radiata. So we have this corona radiata layer on the outer side. Okay. You can see these are the three layers in the mammalian egg. Okay. चलिए तो इसमें you can see this is the cumulus. Okay. This is zona pellucida and this inner layer is the plasma membrane and this is the cytoplasm. So we already know these layers, we have discussed in the first lecture of fertilization. Okay, now why I am telling you about these three layers, because now the sperm has to penetrate these layers. Okay, the sperm has to penetrate these layers one at a time. Okay, so how the sperm will penetrate these layers? We know the sperm contains, wait a minute, we know that before fertilization capacitation will take place, and this capacitation takes place for a purpose. You can see this outer layer which is called the cumulus, ये एक तरीके का सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, हाइलोरोनिक एसिड जो कि एक बेसिकली ये एक प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर होती है। हाइलोरोनिक एसिड भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो इस हाइलोरोनिक एसिड की वजह से ये एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह होता है। ये जो आपका आउटर लेयर है क्यूमुलस ओफोरस, इट एक्ट्स लाइक अ सीमेंटिंग मटेरियल एंड ओनली अ कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन क्रॉस दिस सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटेशन क्यों हुआ, तो इस कैपेसिटेशन की वजह से क्या होता है
कि एक एंजाइम रिलीज होता है, वेट अ मिनट, okay, so now you can see this hyaluronic acid, because of the presence of this hyaluronic acid in the cumulus oophorus, this outer layer, the cumulus, acts like a cementing material, and it can be dissolved by hyaluronidase. Wait a minute. Hyaluronidase. Hyaluronidase, which is an enzyme, and this hyaluronidase enzyme is released by the acrosome of capacitated sperm. Okay, that's why you can say only a capacitated sperm can penetrate cumulus oophorus layer. Okay, because from the capacitated sperm an enzyme called hyaluronidase will be released, और ये hyaluronidase enzyme क्या करेगा, इस hyaluronic acid की जो layer है उसको digest करेगा, and then this sperm can penetrate through this layer. Okay, the sperm can penetrate through this layer, otherwise it cannot penetrate through it. Okay, now the first layer is crossed by the capacitated sperm because of the enzyme, this hyaluronidase. First barrier the sperm has crossed. Now the second barrier, what is the second barrier here? The second barrier is the zona pellucida, ZP. Okay. Okay. The our second step is interaction of sperm to zona pellucida. फॉर्म का इंट्रैक्शन किससे होगा, जोना पेलोसिडा से, एंड फिर क्या होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन. आई टोल्ड यू कि एक्रोसोमल रिएक्शन कब होती है, जब इंट्रैक्शन होगा फॉर्म का जोना पेलोसिडा से. तो दिस इज द सेकंड स्टेप. द फर्स्ट बैरियर इज क्रॉस्ड क्यूमुलस, द सेकंड बैरियर इज जोना पेलोसिडा. Okay, so you can understand this with the help of this diagram. What is this zona pellucida? You have to understand something कि zona pellucida जो है, this is analogous to vitelline envelope, which we discussed in sea urchin fertilization. In sea urchin, तो इनवर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है कि वेट अ मिनट, इन सी अर्चन, तो कल हमने सी अर्चन का डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सी अर्चन एग एंड द आउटर लेयर विटेलाइन मेम्ब्रेन, और उसके बाहर आपका एग जेली प्रेजेंट होता है. तो ये जो सेकंड मेम्ब्रेन है विच इज विटेलाइन मेम्ब्रेन इन केस ऑफ सी अर्चन, इसी सेकंड मेम्ब्रेन तो यहाँ पर मेमेलियन एग में क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा. बट वन मोर डिफरेंस इज देयर, ये जो जोना पेलोसिडा लेयर होती है वो काफी थिक होती है. ठीक है, अनलाइक द विटेलाइन मेम्ब्रेन जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलोसिडा एक बहुत थिक मेम्ब्रेन होती है. इस डायग्राम में हमने डिस्कस किया था. यू कैन सी दिस जोना पेलोसिडा लेयर इज अ thick matrix of glycoprotein. Okay, now you can see this zona pellucida is analogous to the vitelline envelope in sea urchin. So this zona pellucida is basically a glycoprotein matrix. Okay, and this glycoprotein matrix is synthesized and secreted by the oocyte, mammalian oocyte. Okay, this glycoprotein matrix contain glycoprotein. Okay, so there are three major glycoproteins. Okay, three major glycoproteins are there. You have to remember this: ZP3, ZP2 and ZP1.
1. These are the 3 glycoproteins. We will discuss the role of these glycoproteins. These are the 3 glycoprotein जो क्या बनाते हैं आपका जोना. और भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जोना पेलोसिडा लेयर में, लेकिन जो 3 मेजर ग्लाइकोप्रोटीन्स जो उसमें प्रेजेंट है वो है ZP3, 2 और 1. ZP फॉर Z फॉर जोना एंड P फॉर प्रोटीन, जोना प्रोटीन्स, इसलिए इनको ZP321 प्रोटीन्स कहते हैं. ठीक है, तो क्लियर है कि जोना पेलोसिडा जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? इन ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है. ठीक है, ओके. So now we have to discuss what is the role of this ZP, zona pellucida. So it has two functions. जो zona pellucida membrane है इसकी 2 functions होते हैं. What are these? First is binds the sperm, and second is acrosomal reaction. कौन से बाइंडिंग होगी और फिर एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, ये 2 फंक्शंस होते हैं. नाउ यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द ZP3. ओके, so this is the ZP3. Let me here. So this is ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन. इस तरीके से ऑल्टरनेटिव यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं. ZP2 और ZP3 की ऑल्टरनेटिव यूनिट्स इस तरीके से प्रेजेंट होती है. ये क्या है? दिस लेयर इज, दिस इज द जोना पेलोसिडा, लेयर ऑफ जोना पेलोसिडा ऑफ एग. ये एग की जोना पेलोसिडा लेयर है. एंड यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द स्पर्म हेड. ठीक है, this is the sperm head. The sperm head will interact with the zona pellucida. Second barrier in case of mammalian egg is the zona pellucida. Okay, you can see over here in this diagram कि यहाँ पे जो आपकी glycoproteins present हैं, let's say this is the ZP3 and इस ZP3 से you can see यहाँ पर इस तरीके से कुछ moieties are attached. ये moieties क्या होती हैं? N-acetyl glucosamine. ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, N-acetylated N-acetyl ग्लूकोसामिन. ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की सरफेस पे. और यही ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो स्पर्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं. यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली इन दिस डायग्राम. यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली कि यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच हैं ये शुगर रेसिड्यूज, और ये स्पर्म हेड से इस तरीके से इंटरेक्शन होता है. ये गैल्टी क्या है? गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज जो स्पर्म हेड पे प्रेजेंट होता है, ये इंटरेक्शन करता है. ठीक है, तो जोना पेलोसिडा से इस तरीके से स्पर्म का इंटरेक्शन होता है. अब इन तीनों ग्लाइकोप्रोटीन्स में से दैट वी डिस्कस्ड ZP3, ZP2 एंड ZP1, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो आपका ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन है, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन, वेट अ मिनट, ZP3, ओके लेट मी, okay let me, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ जोना पेलोसिडा, ये किसकी तरह काम करता है? प्राइमरी रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल की तरह. ठीक है, एंड प्रोवाइड्स प्राइमरी बाइंडिंग साइट फॉर स्पर्म. ओके, ये प्राइमरी बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है स्पर्म को टू जोना पेलोसिडा. ओके, सो स्पर्म का जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, व्हेन स्पर्म विल come across this second barrier, this is plasma membrane and this is the zona pellucida. The sperm has already crossed the outer barrier, formula phosphorus. When the sperm will come and interact with this zona pellucida layer, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन्स है जोना पर, जैसे कि आप इस लेफ्ट हैंड साइड पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ZP3 रेसिड्यूज जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है. तो स्पर्म जो है वो इन ZP3 रेसिड्यूज से सबसे पहले
इंटरेक्ट करेगा। तो ZP3 प्राइमरी बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। तो प्राइमरी रिकॉग्निशन जो होता है, जैसे हमने स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सी अर्चन में डिस्कस किया था कि कैसे होता है बाइंडिंग के बीच में, और बाइंडिंग रिसेप्टर्स, बाइंडिंग स्पर्म की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर एक की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। वैसे यहाँ पे जो स्पीसीज स्पेसिफिक यहाँ रिकॉग्निशन तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। तो यहाँ पे जो रिकॉग्निशन है, ये अगर कहें हम उसी के इक्विवेलेंट, स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन के इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे वो इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, स्पर्म और स्पर्म की सरफेस पे प्रेजेंट जो प्रोटीन्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो जोना पेलोसिडा लेयर में प्रेजेंट इन ग्लाइकोप्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंटरेक्शन, जो प्राइमरी इंटरेक्शन है, वो किसके साथ होता है, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। और इसके लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर स्पर्म की सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और ये रिसेप्टर्स किससे बाइंड करेंगे, इन ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी बाइंडिंग हो गई। जब ZP3 प्रोटीन की बाइंडिंग रिसेप्टर से होगी, ZP3 रिसेप्टर से, ये ZP3 कहाँ पे प्रेजेंट है, एग की जोना पेलोसिडा में, और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पर्म में प्रेजेंट है। तो जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो व्हाट विल हैपन, स्पर्म के हेड में जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ओके, you can see in this diagram, I can explain, wait a minute. So we can understand. So this is the zona pellucida layer, and when the sperm head will interact with this zona pellucida layer, what will happen, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन्स, और उसके लिए रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। these ZP3 proteins they will cross link with the ZP3 receptors, और यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होंगे और कैल्शियम आयन का फ्लो होगा इनटू द स्पर्म हेड। ओके, तो कैल्शियम आयन की इस इंटरेक्शन की वजह से ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के ZP3 रिसेप्टर जो कि स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होगी, तो कैल्शियम आयन चैनल्स विल ओपन इनटू द स्पर्म हेड, एंड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयंस विल मूव, और कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स, वेट अ मिनट, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा इनटू द स्पर्म हेड, और इस इन्फ्लक्स की वजह से क्या होगा, एक्रोजोमल एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, तो इन दिस डायग्राम ये जो इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर स्पर्म का एग के साथ, ये यू कैन सी ओवर हेयर, ये जो इंटरेक्शन है, दिस रिएक्शन विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द एक्रोजोमल रिएक्शन। ये इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक्रोजोमल रिएक्शन होगी। ठीक है, और एक्रोजोमल रिएक्शन का मतलब क्या, कि दो यहाँ पे जो ये एक्रोजोम है, दिस एक्रोजोम विच कंटेन्स द एंजाइम्स, यहाँ पे एक्रोजोमल एंजाइम्स रिलीज होंगे, और ये जो लेयर है आपकी, ये जो जोना पेलोसिडा की थिक लेयर है, इतनी थिक, इस लेयर को क्रॉस करेगा स्पर्म, और कैसे क्रॉस करेगा, बाय क्रिएटिंग अ होल। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे जो इस लेयर को क्या करेंगे, कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे जो इस लेयर को, इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जोना लाइसिन ये रिलीज होगा, एक्रोसोमल कंटेंट, और ये जोना लाइसिन क्या करेगा, इस जोना पेलोसिडा में विल क्रिएट अ होल, ओके, थ्रू विच द स्पर्म कैन एंटर। अब इस लेयर के बाद कौन सी लेयर होगी, यहाँ जोना पेलोसिडा लेयर के बाद स्पर्म में कौन सी लेयर होगी, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, जोना पेलोसिडा के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे फिर क्या होगा, एग का साइटोप्लाज्म। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट बैरियर था पेनिट्रेशन ऑफ फर्स्ट बैरियर क्यूमुलस ओफोरस, सेकंड बैरियर था ये जोना पेलोसिडा से बाइंडिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। अब सेकेंडरी बाइंडिंग भी यहाँ पर होती है, देखते हैं कि सेकेंडरी बाइंडिंग कैसे होगी। तो लेट्स डिस्कस द सेकेंडरी बाइंडिंग, हाउ द सेकेंडरी बाइंडिंग विल टेक प्लेस। ओके, द सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सेकेंडरी बाइंडिंग, secondary binding of sperm to zona pellucida, and role of
ZP2। तो अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया ZP3 के बारे में। ZP3 क्या प्रोवाइड करता है? प्राइमरी बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। स्पर्म का सबसे पहला इंटरेक्शन जोना पेलोसिडा में किससे होगा? ZP3 के साथ होगा। और सेकेंडरी बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो स्पर्म जो है, सेकेंडरी बाइंडिंग उसकी किसके साथ होगी? जोना पेलोसिडा लेयर में प्रेजेंट ZP2 के साथ। तो प्राइमरी इंटरेक्शन ZP3 के साथ होगा, सेकेंडरी इंटरेक्शन किसके साथ होगा? ZP2 के साथ। ये क्यों होगा? सपोज हमने देखा कि जैसे ही आउटर लेयर के साथ स्पर्म का इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? सपोज एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई, और वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आप देख सकते हैं। So you can see what is this diagram indicating. So this is sperm plasma membrane. Okay, and what is happening over here? Here we have the receptors. So these are the ZP3 receptors. Okay, ZP3 receptors, and here you can find the ZP2 receptors. So these are the ZP2 receptors. Okay, ZP2 receptors. You can see जब एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब we have many times discussed what is the acrosomal reaction. Here you have the nucleus, and then here you have the acrosomal vesicle. So this is the acrosomal vesicle, and this acrosomal vesicle will fuse with the sperm plasma membrane. So this is sperm plasma membrane, and here you have the acrosome. इन दोनों का फ्यूजन होगा स्पर्म प्लाज्मा में, एक्रोसोम का कंटेंट ऑफ द एक्रोसोम विल बी रिलीज। जब ये फ्यूजन होगा तो ये एक्रोसोम की जो वेसिकल है और स्पर्म प्लाज्मा में, इन दोनों का आपस में फ्यूज, ये दोनों मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो जाएंगी, एंड देन ये जो टिप है, दिस पार्ट, दिस विल बी लॉस्ट। ओके, व्हाट विल हैपन आफ्टर द एक्रोसोमल रिएक्शन? स्पर्म लूजेस इट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम द एंटीरियर टिप। तो यहाँ से जो इसकी मेम्ब्रेन हो जाएगी, इट विल बी लॉस्ट ड्यू टू द एक्रोसोमल रिएक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा? ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इट विल बी लॉस्ट, बट स्टिल अभी जो एक्रोसोम है उसको क्या करना है? उसको अभी भी एग के साथ इंटरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सेकेंड बैरियर में है, विच इज कॉल्ड द जोना पेलोसिडा। सो दिस एक्रोसोम, दिस स्पर्म विल इंटरेक्ट विद द जोना पेलोसिडा, एंड जोना पेलोसिडा से इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन होती है और स्पर्म हेड, दिस एंटीरियर टिप विल बी लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हुआ। लेकिन अब इस स्पर्म को इसको क्रॉस करके अंदर हैज टू ट्रेवल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्पर्म को अभी भी क्या करना है? वो इंटरेक्ट करना है जोना पेलोसिडा से, बट यहाँ पे जो इंटीरियर टिप था जिसपे ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, और यही ZP3 रिसेप्टर्स तो जोना पेलोसिडा से इंटरेक्ट करते थे ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन से, बट अभी तो ये रिसेप्टर्स दे आर लॉस्ट बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज फ्यूज नाउ। तो इसके लिए हमारे पास ZP2 रिसेप्टर्स होते हैं। ZP2 रिसेप्टर्स जो हैं ये इंटरनली ये प्रेजेंट होते हैं इनर साइड पे, ये जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके इनर साइड पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और अब ये रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे किससे? these receptors will bind to the ZP2 glycoproteins on zona pellucida। ये एक तरीके से जो ZP2 ग्लाइकोप्रोटीन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? जोना पेलोसिडा, एग की जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन है उस पे प्रेजेंट जो ZP2 ग्लाइकोप्रोटीन है वो किससे इंटरेक्ट करेगा? स्पर्म पे प्रेजेंट ये ZP2 रिसेप्टर से। तो ZP2 जो ग्लाइकोप्रोटीन है ऑन द जोना पेलोसिडा लेयर, ये क्या प्रोवाइड करता है स्पर्म को? सेकेंडरी बाइंडिंग साइट। तो स्पर्म की प्राइमरी बाइंडिंग किससे हुई थी जोना पेलोसिडा में? प्राइमरी बाइंडिंग ZP3 से हुई थी, और उसके बाद प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग किससे होगी? ZP2 से, सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, फाइनली the sperm will move through the zona pellucida layer, and you can see in this diagram कि zona pellucida जो layer है उसके बाद the next layer is the plasma membrane। ठीक है, you can see यहाँ पे ये जो molecules release होते हैं, these molecules zona lysine, ये hole create करते हैं और इस तरीके से sperm will reach the plasma membrane, the innermost membrane। okay,
तो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर सम प्रोटीन्स, जैसे हमने वहाँ बाइंडिन और रीसेट का रोल देखा था, यहाँ पे एज सच आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है जेड ग्लाइकोप्रोटीन्स उनका रोल ध्यान रखना है। आउटर लेयर में हाइलोरोनिक एसिड हाइलोरोनिडेज क्या है, ये मॉलिक्यूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो सब याद रखना है। और जो फोर्थ स्टेप है फ्यूजन, फ्यूजन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेट अ मिनट, ओके, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग plasma membranes. This is the final step. Finally, the sperm, this sperm has crossed all the three layers. These are the three layers. Outermost layer was cumulus, then the second layer was the ZP, and the innermost layer is the plasma membrane. So this, in the final step of the fertilization, this sperm plasma membrane will ultimately fuse with this egg plasma membrane, and it will transfer its nucleus inside the cytoplasm. Here you have the cytoplasm, and the cytoplasm of egg, this sperm will transfer its nucleus where the fertilization will take place and the egg metabolism will start. Egg metabolism start क्यों होगा? उस नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए। So you have to remember one thing, जो हमने फर्स्ट यहाँ पर देखा था कि डिफरेंस, कि जो मियोसिस है, अब ये जो एग है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्पर्म, जैसे यहाँ पे द स्पर्म विल एंटर इनटू द egg cytoplasm and the egg will enter this sperm nucleus will be transferred. तो ये जो फ्यूजन के बाद की जो प्रोसेस होती है, यानी फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, तो एग का यहाँ पे सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, एग जो है यहाँ पर किस पर्टिकुलर फेज में अरेस्टेड होती है, जो मेटाफेज 2 होता है मियोसिस 2 का, यहाँ पर एग सेल्स आर अरेस्टेड फर्टिलाइजेशन तक। फर्टिलाइजेशन के बाद दिस सेल साइकिल विल बिगिन अगेन एंड कंप्लीट करती है मियोसिस 2 को। यहाँ पर इस स्टेज में जो एग आपका oocyte होता है, ये the oocyte is arrested. After fertilization, the meiosis 2 will be completed due to because of the sperm entry. The sperm entry will trigger the completion of meiosis 2 in the oocyte. Okay, so इस तरीके से the sperm will cross all these barriers. So you have to, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। The first barrier is the cumulus oophorus. The first barrier is the cumulus, and this barrier is crossed by the capacitated sperm, which will release this hyaluronidase enzyme, and this hyaluronidase enzyme will penetrate this barrier, dissolve this hyaluronic acid, which is a cementing material. तो hyaluronidase की वजह से capacitated sperm इस barrier को cross करेगा। After crossing the barrier, this sperm will interact with the second membrane, जिसको you can say zona pellucida. जोना पेलोसिडा से इंट्रैक्शन कैसे होगा? जोना पेलोसिडा में ग्लाइकोप्रोटीन्स है, सबसे पहली जो बाइंडिंग होगी स्पर्म की वो किससे होगी? ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन से। तो प्राइमरी बाइंडिंग जो है ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जो वहाँ प्रेजेंट है जोना पेलोसिडा में। ZP3 इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे प्रेजेंट ZP3 स्पर्म में प्रेजेंट ZP3 रिसेप्टर से। ZP3 से जब बाइंडिंग होगी स्पर्म की इन द जोना पेलोसिडा, यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, और एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद द wait a minute, the acrosomal reaction will trigger acrosomal reaction, यहाँ पे कंटेंट ऑफ द एक्रोसोम विल बी रिलीज्ड, और यही कंटेंट अब क्या करेगा? इस लेयर को, इस जोना पेलोसिडा लेयर को पेनिट्रेट करेगा, सो दैट स्पर्म कैन क्रॉस दिस लेयर एंड रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्राइमरी बाइंडिंग किसकी से होगी स्पर्म की? ZP3 प्रेजेंट ऑन द जोना पेलोसिडा, और सेकेंडरी बाइंडिंग स्पर्म की किससे होगी? ZP2 से। Okay, these proteins, glycoproteins present in the zona pellucida layer. After crossing the second layer, the third layer is the plasma membrane. So the sperm plasma membrane will fuse with the egg plasma membrane. And आपको ध्यान रखना है यहाँ जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसमें भी कुछ प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। ये शायद मैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको
पूछे गए हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रोटीन. देयर इज वन प्रोटीन कॉल्ड इजोमोप्रोटीन. ओके, इजोमोप्रोटीन जो है ये एक स्पर्म पे प्रेजेंट प्रोटीन होता है. दिस इज अ स्पर्म प्रोटीन एंड ये फ्यूजन की प्रोसेस में हेल्प करता है. ठीक है, जो एग का स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन होता है उसमें हेल्प करता है. एक और प्रोटीन है, ये स्पर्म और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइंडिंग में हेल्प करता है, कॉल्ड फर्टिलिन. ठीक है, तो ये फर्टिलिन प्रोटीन और इजोमोप्रोटीन का नाम आपको ध्यान रखना है. दोनों ही स्पर्म प्रोटीन्स हैं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मैच्योर स्पर्म, और ये एग और स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बाइंडिंग और फ्यूजन में these two proteins fertilin and isomo help. Okay, so this is the process of fertilization. Okay, now you can see the last topic of fertilization is polyspermy. What is polyspermy? The name itself is suggesting what polyspermy is. So polyspermy means when more than one sperm tries, when they try to fertilize a single egg, that is called the polyspermy. We have to remember fertilization of egg by more than one sperm is called the polyspermy. ओके, तो इस पॉलीस्पर्मी या पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए सी अर्चिन एग और मेमेलियन एग दोनों में ही कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी. ओके, सो यू कैन सी हियर स्पर्म बाइंडिंग एंड फ्यूजन टू एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब स्पर्म की बाइंडिंग होगी और फ्यूजन होगा एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस. अल्टीमेटली फ्यूजन का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन. तो अगर हम पहले सी अर्चिन की बात करते हैं, सी अर्चिन के केस में तो ये एक तरीके से एग के साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रोसेस होगी. एग साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने की. क्या होगा, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कई बार ये आयंस भी पूछ लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर पॉलीस्पर्मिक प्रोसेस में कौन से आयंस इन्वॉल्व होते हैं. तो सोडियम आयन यू कैन सी फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में होता है. तो फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी दो तरीके की मैकेनिज्म्स होती हैं टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मिया. ओके, what are these? Okay, first fast block to polyspermy and second is slow block to polyspermy. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. व्हाट इज फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी? फर्स्ट इज द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के केस में क्या होता है कि सपोज फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, फॉर्म की बाइंडिंग और फ्यूजन हो गया एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. उसके बाद क्या होगा कि सोडियम आयंस का फ्लो होगा एग के अंदर. दिस इज द एग एंड यहाँ पर सोडियम आयंस जो है वो, लेट मी क्लियर दिस. ओके, यहाँ पर दिस इज द एग एंड यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयंस का फ्लो, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा इस एग के साइटोप्लाज्म में. और सोडियम आयन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा. ठीक है, डीपोलराइजेशन इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर इंक्रीज होगा. तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट से कितना हो जाएगा, 20 पॉजिटिव की तरफ वो मूव करेगा, -70 से -20. ओके, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. और इस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि व्हेन सपोज दिस एग इज फर्टिलाइज्ड, दिस इज अ fertilized egg, this is already fertilized egg. Suppose another sperm comes, okay, this is another sperm, और ये sperm if try to fertilize, इसी process को हम क्या कहेंगे, polyspermia. And how can we prevent this thing, the polyspermy? This sperm carries a voltage sensitive component. Voltage sensitive component मतलब this sperm will recognize this egg membrane is already depolarized. और depolarization कब होगा, सिर्फ fertilization के बाद. तो this will give a signal to this sperm कि this egg is already fertilized, so that this sperm cannot fertilize with an already fertilized egg. So this sperm cannot fertilize this egg. तो यहाँ पे हमें fertilization नहीं होगा किसी और sperm के थ्रू, because this egg has already been fertilized. Okay, और इस तरीके से पॉलीस्पर्मिया इज प्रिवेंटेड. और इसी को हम क्या कहते हैं, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इमीडिएट होता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है,
नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल से जब वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो ये पोटेंशियल चेंज हो सकता है। ओके, दिस पोटेंशियल विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग। ये इमीडिएट तो होता है फास्ट ब्लॉक, बट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन की वजह से। और डीपोलराइजेशन कैसे होता है? सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, किसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज की हम बात कर रहे हैं? एग के मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज की। एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, और कोई भी अब दूसरा अनदर जो स्पर्म है, अनदर स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज दिस ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड एग। ये एग कैसा है? दिस इज फर्टिलाइज्ड, इट इज ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड, so now another sperm cannot fertilize this egg, and this is called fast block to polyspermy due to the influx of sodium ions। आपको आयंस ध्यान रखना है, स्टेटमेंट्स में आपको ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। ओके, नाउ सेकंड इज द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो है, ये इमीडिएट नहीं होता है, ये कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब इसमें होता क्या है? यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ काइनेजेस का स्टिमुलेशन होगा, और काइनेजेस किसको एक्टिवेट करेंगे? फॉस्फोलाइपेज सी। व्हाट इज दिस पीएलसी? फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम। फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम्स क्या करते हैं? ये सेल सिग्नलिंग में भी हमने इसके बारे में, इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से पीएलसी का एक्टिवेशन होता है। तो पीएलसी के एक्टिवेशन से IP3 एंड DAG विल बी प्रोड्यूस। IP3 क्या करेगा? कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। कैल्शियम आयन का जो रिलीज है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस करेगा, और इससे क्या होगी? स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसको थोड़ा सा आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बिकॉज यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि एक्रोसोमल रिएक्शन होती है वैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन भी आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज दिस कॉर्टिकल रिएक्शन? Suppose we have a plasma membrane over here. We have this plasma membrane, okay, and this form interacts with the egg plasma membrane. Form plasma membrane fuses with egg plasma membrane, ठीक है। और स्पर्म जो है यहाँ पर इंटरेक्ट करता है कुछ सपोज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से, और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, so these receptors are present over here in the egg plasma membrane, and the sperm will interact during the process of fertilization। किसके बाद हो रहा है ये प्रोसेस? fertilization। sperm is interacting with, this is the sperm plasma membrane, this is the egg plasma membrane। now what will happen? ये जो पीएलसी का एक्टिवेशन होता है ये कई डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू आपको ये होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ये स्पेसिफिक नहीं है। पीएलसी का एक्टिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट पीएलसी का एक्टिवेशन कई तरीकों से हो सकता है। सपोज यहाँ पर इसके लिए कई थ्योरीज और मैकेनिज्म्स दी गई हैं कि यहाँ पे इस रिसेप्टर की वजह से एक जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है, और एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है। ये किसको एक्टिवेट करता है? पीएलसी को, फॉस्फोलाइपेज सी प्रोटीन को। पीएलसी जो है लाइपेज है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड, इसका ये ब्रेक डाउन करता है, और जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, DAG डाइसाइन ग्लिसरॉल और IP3। ठीक है, IP3 जो है ये एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। अब IP3 विल बाइंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे कुछ कैल्शियम चैनल्स। हम कैल्शियम चैनल्स आर प्रेजेंट इन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कैल्शियम चैनल्स जो हैं ये इस IP3 की बाइंडिंग की वजह से, व्हेन दिस IP3 मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द चैनल्स, तो इससे क्या होगा? इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस का स्टोर होता है। कैल्शियम आयंस विल बी रिलीज्ड इनटू द, ये क्या है आपका? ये साइटोप्लाज्म। ओके, तो कैल्शियम आयंस विल बी रिलीज्ड, और यहाँ पे अब ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये क्या करेंगे? एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ पे ये रिलीज होंगे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पीवी स्पेस में। ठीक है, पीवी स्पेस में, पेरिविटेलाइन स्पेस। तो पेरिविटेलाइन स्पेस
सी अर्चिन के केस में कौन सी होती है, यू कैन टेल, सेकेंड मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, और यहाँ पर मैमल्स के केस में भी जोना पैलिडोरा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसको आप क्या कहते हैं, पेरिविटालाइन स्पेस। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे प्रेजेंट थे, और ये कहाँ रिलीज हो जाते हैं, यहाँ पर इस पेरिविटालाइन स्पेस में। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के लिए। और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी ये करते कैसे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से यू कैन वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी ओवर हियर, ये एक मिनट, यहाँ पर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, यू कैन सी यहाँ पर ये इन बबल्स में कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। अभी तक आप देख सकते हैं कि जब तक ये स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन नहीं हुआ तब तक ये अभी स्टोर्ड होते हैं। जैसे ही फ्यूजन होगा यहाँ पर ये एक्सोसाइटोसिस स्टार्ट हो गया, और ये कंटेंट को कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, कंटेंट को कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, पीवी स्पेस, पेरिविटालाइन स्पेस, ठीक है। ये यहाँ पे कंटेंट रिलीज हो गया, और ये कंटेंट्स अब क्या करते हैं, इस कंटेंट का रोल क्या है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना। सिर्फ पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंट करना नहीं, और भी कुछ फंक्शंस होते हैं इसके, ताकि आगे की डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। तो इसको आप क्या कहते हो, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का जो यहाँ पे रिलीज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन होती है वो भी कैल्शियम मेडिएटेड होती है, ये भी कैल्शियम मेडिएटेड होती है। वहाँ पे भी हमने देखा था कि स्पर्म हेड में कैल्शियम आयंस का फ्लो होता है और फिर एक्रोसोम के कंटेंट बाहर रिलीज होते हैं। वैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन के लिए भी कैल्शियम आयंस जो रिलीज होते हैं, अब कैल्शियम आयंस जो इंटरनली रिलीज होते हैं एग के अंदर से ही, एग मेम्ब्रेन के बाहर से कैल्शियम आयंस मूव नहीं करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे जो कैल्शियम आयंस है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही रिलीज हो रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इन कैल्शियम आयन का स्टोर होता है, ये कैल्शियम आयन से रिलीज होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर, तो ये बाहर क्या होगा, यहाँ पे पीवी स्पेस होगा, ठीक है। और इसके बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होगी, अगर सी अर्चिन है तो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी, और अगर मैमल्स है तो ये जोना पैलिसोडा। तो यहाँ पे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है, इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में कुछ स्पेसिफिक क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीएजेस, को ध्यान रखना है कि ये सब क्या करते हैं, प्रोटीएजेस, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जैसे कि peroxidase, peroxidase एंड वन मोर इज देयर, हाइलिन। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीएज क्या करता है, ये एक तरीके का सेरीन प्रोटीएज होता है। ये क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है, वेट अ मिनट, दिस प्रोटीएज, ये जो है ये प्रोटीन लिंक जो होती है, प्रोटीन लिंक बिटवीन द विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या करता है, ये उस प्रोटीन लिंक को डिसॉल्व करता है, ठीक है। उस प्रोटीन लिंक को ये डिसॉल्व करता है, और साथ में जो विटेलाइन मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको याद होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और विटेलाइन मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर जिसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर्स। और इन्हीं बाइंडिंग रिसेप्टर्स से ये बाइंडिंग प्रोटीन्स स्पर्म, ये क्या है, स्पर्म, ओके, एंड दिस इज एग। और ये क्या है, ये बाइंडिंग रिसेप्टर्स है, इसकी सरफेस पे प्रेजेंट, प्लाज्मा में एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, और ये क्या है, ये बाइंडिन है, ठीक है। तो ये इसके बीच में बाइंडिंग मॉलिक्यूल जो स्पर्म पे प्रेजेंट है, बाइंडिंग रिसेप्टर जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो हम पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हमने इस रिसेप्टर को ही यहाँ से क्लिप ऑफ कर दिया, अगर हमने इन रिसेप्टर्स को ही यहाँ से क्लिप ऑफ कर दिया, सपोज आई रिमूव ऑल द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, ठीक है। यहाँ पे इस विटेलाइन मेम्ब्रेन की, एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन पे जो भी रिसेप्टर्स हमने रिमूव कर दिया, अब स्पर्म का इंट्रैक्शन होगा कैसे, वो स्पर्म का इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, फ्यूजन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ये प्रोटीजेस क्या करते हैं, ये क्लिप ऑफ करते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, अब अनदर स्पर्म कैन नॉट इंटरेक्ट विद दिस मेम्ब्रेन, इस स्पर्म का किसी भी स्पर्म का ऐसा इंटरेक्शन नहीं होगा बिकॉज दोज रिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या रोल होता है, यू कैन सी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं, देखिए ये सारी चीज़ आपको डीप में पढ़नी होंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो यू कैन नॉट लीव एनी एस्पेक्ट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर ऑल एस्पेक्ट सो दैट अब इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत ना हो, ओके। तो देखिए किस तरीके से अब ये दिस इज द
plasma membrane, this is vitelline membrane, this is the plasma membrane. ओके, और इस तरीके से यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इसके बाहर एग जेली प्रेजेंट होता है, ठीक है. व्हेन द स्पर्म विल ट्राई टू एंटर दिस, यहाँ पे दिस इज विटेलाइन मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हेन द स्पर्म विल ट्राई टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, ओके. तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तब क्या होगा यहाँ पर कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा, और वाटर का मूवमेंट कहाँ पे होगा, इस पीवी स्पेस में. ये क्या है, पीवी स्पेस. यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होगा, एक आयनिक ग्रेडियंट फॉर्म होने की वजह से वाटर का मूवमेंट होगा. और ठीक है, फिर पेरोक्सीडेज एंजाइम, नेक्स्ट क्या है आपका, पेरोक्सीडेज एंजाइम. तो पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, ये ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे हैं आपके, सब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में. पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है. विटेलाइन मेम्ब्रेन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में, ठीक है. और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाने का पर्पस क्या है, यहाँ पर यू कैन सी, ये जो आपकी दिस दिस इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन. ये विटेलाइन मेम्ब्रेन ही धीरे धीरे क्या बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. ये विटेलाइन मेम्ब्रेन थी, और अब ये क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. विटेलाइन मेम्ब्रेन की क्या होगी, हार्डनिंग होगी, ठीक है. अब ये विटेलाइन मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगी, और हार्डनिंग की वजह से क्या होगा, ये सारी प्रोसेस क्या है, पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए है. दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज हार्ड नाउ, ठीक है, कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड इजीली. So this is the role of peroxidase. And hyaline layer जो है, this hyaline layer, this hyaline protein, ये भी cortical granule से रिलीज होता है. ये क्या बनाता है, it makes a layer around the egg, layer around egg. And what is the role of this layer? ये आगे चल के क्लीवेज के टाइम पे ब्लास्टोमेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ये जो लेयर है, ये किसको सपोर्ट करती है, ब्लास्टोमेयर्स को, ठीक है. डिस्कस करेंगे हम इसको क्लीवेज में. तो इस तरीके से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से ये सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और दे कॉज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. ओके, यू कैन सी कि IP3, अब हमने देख लिया कैसे IP3 रिलीज, कैल्शियम रिलीज होता है, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक्सोसाइटोसिस होता है. तो कैल्शियम की रिलीज की वजह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कॉज करते हैं. अगर हम यहाँ पर सी अर्चिन और मैमल्स में डिफरेंस की बात करें, तो पॉलीस्पर्मी जो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, देयर इज नो सच थिंग एज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स. मैमल्स के केस में फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, वहां पर स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होती है. स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी वहां भी उसका रोल वही है. यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस ध्यान रखना है कि जिस तरीके से यहाँ स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में विटेलाइन मेम्ब्रेन से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन रही है, वहां पर नहीं बनेगी. क्योंकि अगर हम एमएलएनए की बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर होता है जोना पैलिसुडा. तो जोना पैलिसुडा पे हमने देखा था ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन्स पे प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज हैं, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था, इन दिस डायग्राम यू कैन सी, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, दीज GLC NSC, इसको क्या कर दिया जाएगा, ये इन कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज को अगर हम रिमूव कर दें, तो स्पर्म का इंटरेक्शन जो है फर्दर इन इस लेयर से नहीं होगा. और जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगी, और एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगी तो स्पर्म कैन नॉट क्रॉस दिस बैरियर. तो यहाँ पर अभी मैमल्स के केस में भी कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस होगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, और कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, जिस तरीके से हमने सी अर्चिन में देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. जब स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेगी, और पेरिविटेलाइन स्पेस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विल बी रिलीज्ड. और यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, वो जो जोना पेलोसिडा जो स्ट्रक्चर है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दे विल डिस्ट्रॉय द कॉन्फर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेलोसिडा. तो जोना पेलोसिडा का स्ट्रक्चर जो ये आपका ये क्या है, दिस इज जोना पेलोसिडा. तो इफ अगर ये जोना पेलोसिडा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, तो स्पर्म कैन नॉट इंटरेक्ट विद द एग, ठीक है. So this is all about fertilization in mammals and polyspermia, that is fast block to polyspermy and slow block to polyspermy. So I hope this video will help you to understand the fertilization process. Okay, so thanks for watching. Keep watching. Please like, and if you find this video valuable, thank you.